MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। देश के कई राज्यों में वोटर लिस्ट सुधारी जा रही है। दर्शकों, चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को नाम दिया है SIR, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतलब वोटर लिस्ट की गहराई से पड़ताल की जा रही है और चुनाव आयोग का मकसद यह है कि वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर रहने ना पाए और सही वोटर कहीं छूट ना जाए। लेकिन इस देश में बिना बवाल के कुछ हो सके, ऐसी परंपरा खत्म होती जा रही है। और सबसे ज्यादा इस वक्त अगर बवाल कहीं हो रहा है तो वो पश्चिम बंगाल है। ये बवाल क्यों हो रहा है ये आपको सिलसिलेवार बताऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन पहले समझिए कि इसका स्तर क्या है, ये किस लेवल पर पहुंच गया है। इसका लेवल यह है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दी और मांग की है कि बंगाल में चल रहे SIR को तुरंत रोक दिया जाए। चिट्ठी में ममता बनर्जी ये बता रही हैं कि हालात काफी बिगड़ गए हैं, हालात काफी बिगड़ गए हैं, इसलिए SIR को रोक दीजिए। वो आगे कहती हैं कि प्रक्रिया चिंताजनक और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। समझिए आप, चिंताजनक और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। इन शब्दों को थोड़ा गौर से सुनिए भी और समझिए। वो कहती हैं कि BLO के ऊपर बहुत प्रेशर है। ममता बनर्जी SIR के विरोध में क्यों है और क्या ये वाकई BLO के ऊपर वर्कलोड की चिंता है या मामला कुछ और है, इसे भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जिसमें SIR चल रहा हो। बिहार है, हो चुका है जहां पर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु, आप इस मैप पर देख सकते हैं। कई राज्यों में यह प्रक्रिया चल रही है। लेकिन BLO पर अगर सबसे भारी प्रेशर कहीं पर है तो वो पश्चिम बंगाल के अंदर है। इतना वर्कलोड है, इतना वर्कलोड है कि मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है कि खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, यह प्रक्रिया चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है, इसको तत्काल रोक दीजिए। यानी जो ममता बनर्जी पिछले 3 बार से बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जिनके अंडर में BLO तो आते ही आते होंगे, वो तो छोड़ ही दीजिए, SDM होंगे, जिले के कलेक्टर होंगे, तमाम सचिव होंगे, मुख्य सचिव होंगे, वो कह रही हैं कि SIR रोक दीजिए क्योंकि हालात खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं। मतलब कर्मचारी उनके, व्यवस्थाएं उनकी। क्या यह मामला सिर्फ वर्कलोड का है? क्या यह सिर्फ वर्कलोड का मामला है? क्योंकि वर्कलोड तो जहां जहां SIR हो रहा है हर जगह होगा ही, लेकिन यह मामला वर्कलोड का नहीं है, यह वोट लोड का है। दर्शकों, यह वोट लोड का है, वो वोट जिसके लिए बंगाल में BJP और TMC में पिछले काफी वक्त से एक बड़ा युद्ध चल रहा है। और इसलिए इस चिट्ठी के तुरंत बाद शुवेंदु अधिकारी भी मैदान में उतर आए। शुवेंदु अधिकारी ने भी इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिख दी तुरंत बाद और SIR ना रोकने की अपील की। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने कहा कि SIR रोकने वाली ममता बनर्जी होती कौन है? ये तो संवैधानिक संस्थान पर सीधा हमला मुख्यमंत्री कर रहे हैं, यह शुवेंदु अधिकारी ने कहा। शुवेंदु बंगाल में विपक्ष के नेता हैं। जरा याद कीजिए, वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत पहले भी कर चुके हैं और ये देखिए, ये बंडल लेकर पहुंचे थे, बड़ी बड़ी लिस्ट लेकर पहुंचे थे, तमाम कागज लेकर पहले भी चुनाव आयोग जा चुके हैं, बता चुके हैं कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। और अब चिट्ठी के जवाब में एक चिट्ठी वो लिख रहे हैं। लेकिन ये बवाल क्यों है उसकी एक वानगी आपको दिखाता हूं। ये दो पार्टियों के बीच जो युद्ध चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, इसकी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये जरा समझिए आप। ये सिर्फ एक झलक भर है, ये पूरी तस्वीर नहीं है। बांग्लादेश बॉर्डर पर सैकड़ों ऐसे लोग अब पहुंच रहे हैं जिनके पास भारतीय वैध दस्तावेज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये फर्जी है, ये घुसपैठिए हैं, जो ये कबूल भी कर रहे हैं कि वो बांग्लादेशी हैं और इसलिए बॉर्डर के उस तरफ अब जाना चाहते हैं। बीजेपी का ऐसा कहना है कि ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये SIR का नतीजा है, क्योंकि अगर SIR पूरा हो गया, कागज पूरे मांग लिए गए, तो ये जो तादाद आपको सैकड़ों में दिख रही है, ये हजारों और लाखों में भी हो सकती है। लेकिन घुसपैठिए ही नहीं, खबर यह है कि बंगाल की वोटर लिस्ट में करीब करीब 34 लाख वोट ऐसे भी हैं जो शख्स अब जीवित नहीं है। और SIR के बाद खबर यह भी है कि ये वोट तो कटने ही जा रहे हैं। मनोज कुमार,
जो अधिकारी हैं बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अगर उनकी माने तो इस तरह के वोट तो कटने ही कटने हैं जो लोग अब जीवित नहीं हैं। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहा है, और निशाने पर केवल आयोग ही नहीं है, वो अधिकारी भी आ गए हैं जिन 272 लोगों ने चुनाव आयोग को सपोर्ट किया और कहा कि विपक्ष जो है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, खासतौर से राहुल गांधी, ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, जानबूझकर एक बड़ी संस्था के ऊपर सवाल उठाकर उसको प्रश्न चिन्ह के दायरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी साख पर बट्टा लगा रहे हैं। और इसलिए आज बहुत सीधा सवाल मैं पूछने जा रहा हूं। सवाल यह है कि अगर वोटर लिस्ट सुधरेगी तो दीदी का क्या बिगड़ेगा? यानी एसआईआर से दीदी परेशान क्यों है, और एसआईआर से हालात क्या वाकई खतरनाक हो जाएंगे या खतरनाक हो चुके हैं? ऐसी स्थिति बन गई है क्या, और इसकी वजह क्या है? ये सब कुछ टटोलेंगे, बहस करेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालें। अमित शाह जी, आपसे तो इतना ही सवाल है कि आप तो होम मिनिस्टर हैं, अगर बॉर्डर से लोग घुस रहे अंदर, घुस कैसे रहे? लोगों को जाने दीजिए, और जाना भी सही है। बांग्लादेश भारत में क्यों रहना सही है? तभी एसआईआर का कारण अगर जा रहा है बांग्लादेश, तो हमें स्वागत करना सही है। इलेक्शन को टारगेट करके भाजपा का पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा फुलफिल करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन को मिसयूज कर रहे हैं वो लोग। ममता दीदी अब बचा नहीं पाएंगी बंगाल को, बांग्लादेश नहीं हम बनने देंगे। ममता बनर्जी कौन है एसआईआर रोकने वाला? ये तो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अटैक कर रहा है। 140 करोड़ से ज्यादा देश के आबादी में 272 ये कौन से प्रतिष्ठित लोग हैं? मुझे तो नहीं पता कितने प्रतिष्ठित हैं, लेकिन हाँ, ये पोस्ट रिटायरमेंट बीजेपी के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर लग रहा है। इस प्रक्रिया का विरोध कोई सिरफिरा ही कर सकता है। हम एटम बम फोड़ देंगे, हम हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे। बमों वाली भाषा आतंकी ही बोलते हैं। मैं हैरान हूँ कि वो चिट्ठी एलओपी को लिख रहे हैं। अगर नाम बदनाम हो रहा है इलेक्शन कमीशन का, तो बदनाम इलेक्शन कमीशन बदनामी अपने ऊपर ले रही है। तो राजनीतिक हलचल क्या है, मैंने एक छोटी सी रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश की। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एम्बेसडर दीपक वोरा साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं। बहुत बहुत स्वागत वोरा साहब आपका। मेरे साथ अवधेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, स्वागत आपका। मनोज सिंह काका इस वक्त स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। काका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जगदीश शर्मा हैं, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, इस वक्त जुड़ रहे हैं। और पंकज शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट, इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले कुछ देर के बाद टीएमसी के प्रवक्ता भी मेरे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं एम्बेसडर वोरा, एक कमेंट आपका, क्योंकि अब सारी लिस्ट आप लोगों की खंगाली जा रही है, सारी लिस्ट आप लोगों की ढूंढी जा रही है कि किसने कौन से लूप होल किए। ये 272 लोगों ने खुले मैदान में आके गलती कर दी क्या? क्योंकि कांग्रेस की जो तमाम लीडर्स हैं या पूरी सोशल मीडिया उनकी यूनिट है, वो ढूंढ रही है कि किसका कौन सा मामला, कौन सा लूप होल था, वो अब सार्वजनिक किया जाए। आप लोग गड़बड़ हैं, और इसलिए नई नौकरी ढूंढने के लिए बीजेपी वालों से आप लोग ये चिट्ठी लिख रहे हैं, उनका ये आरोप है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब भी आपके चैनल पर होता हूं बहुत अच्छा लगता है। आज तो पहली बार आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूं, सो थैंक यू वेरी मच। आपने शुरुआत में कहा मेरा नाम राम है और मैं महाभारत करने जा रहा हूं। मैंने सोचा कृष्ण होता तो मेरा नाम राम मोहन शर्मा है सर। मोहन भी है, थोड़ा ध्यान रखें। मोहन भी है उसके अंदर। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो आपने कहा है, ये चिट्ठी पे मैंने भी हस्ताक्षर किए हैं। सर, मैं आपको सीधी बात बताता हूं, मैं 6 देशों में आपका राजदूत रह चुका हूं। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो हमारे देश में आते हैं, माना जाता है कि 2 और 3 करोड़ के बीच बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। ये अनुमान है, नोबडी हैज द एग्जैक्ट फिगर्स। ये क्यों आते हैं सर? हमारे लोग भी जब विदेशों में जाते थे, अब से 10, 20, 30, 40 साल पहले, यहाँ उसलिए नहीं जाते थे कि परसिक्यूशन हो रही थी। वो जाते थे एज इकोनॉमिक माइग्रेंट्स, अपनी आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए। फिर वहां बस जाते थे। उस समय बहुत खुला सिस्टम था। 70s, 80s, 90s में पहली पोस्टिंग पेरिस में था। बहुत आते थे, वहां पर रुक जाते थे क्योंकि उनको जरूरत थी इन लोगों की। अभी क्या है सर कि भारत की तरक्की आप जानते हैं कि इस साल 8 या 9% हम ग्रो करेंगे। बहुत तेजी से जा रहे हैं। और आपका पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तो आप जानते हैं कि आर्थिक व्यवस्था ठप हो गई है टोटली। तो ये लोग वहां से और तादाद में आना चाहते हैं। भारत की जो
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उसका फायदा उठाना। अब हमने जो नया एक्ट लागू किया है, सिटीजन फॉरेनर्स एक्ट, जो 1 सितंबर से लागू हुआ, उसमें साफ जाहिर है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड केवल आपकी रेजिडेंसी को बताता है, आपकी नेशनैलिटी को नहीं बताता। नहीं, लेकिन एमएसडी वोरा सवाल थोड़ा इससे आगे निकल गया है। ये तो प्रोसेस है जिसको आप समझा रहे हैं। ये प्रोसेस मेरा ख्याल है कि चुनाव आयोग भी समझा चुका है कि वो क्यों कर रहे हैं। क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि एसआईआर का विरोध करके विपक्ष जो है हमारे संवैधानिक संस्था को नुकसान पहुंचा रहा है, और इसके बदले आप लोग क्यों नुकसान उठाना चाहते हैं? हम लोग नहीं उठाना चाहते हैं सर, इसीलिए तो हमने ये लिखा है। हमने सीधी बात की है कि भारत में देखिए, आपके जो 2 पड़ोसी मुल्क हैं सर, दोनों में मिलिट्री रूल रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम। भारत में नहीं हुआ है क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूशंस बड़ी स्ट्रांग है, हमारा संविधान है, हमारा पार्लियामेंट, हमारा मीडिया, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारा एग्जीक्यूटिव, हमारी सिविल सर्विस है, हमारी फॉरेन सर्विस है, पुलिस है, बहुत तगड़ी है सर हमारी इंस्टीट्यूशन। उनको ना खोखला किया जाए, उनको ना बोला जाए कि आप सही प्रकार का काम नहीं करें। इलेक्शन के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा सर, सूडान में कई साल में आपका राजदूत था। 1956 में सूडान आजाद हुआ था और उनकी पहली इलेक्शन भारत की इलेक्शन कमीशन ने करवाई थी। अभी तक 100 से ज्यादा देश के लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है इन ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शंस। तो जब लोग हमारी इतनी इज्जत करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, शाजिया इल्मी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। शाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन जगदीश शर्मा रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं दीपक बोरा को। जगदीश शर्मा, क्या समस्या है? अब अधिकारियों को भी आप इस नजरिए से देखेंगे कि भाई 272 अधिकारियों ने अगर चुनाव आयोग को सपोर्ट किया है, भाई देखिए, तो आपको लगता है कि भाई भारतीय जनता सारी गड़बड़ी इन्हीं के अंदर थी, बाकी सब कुछ बढ़िया है? जगदीश जी देखिए, राम जी, भारतीय जनता पार्टी से तो हम लोग रोज लड़ते हैं, उनकी झूठ पर हम कहां तक लड़े। समस्या जो दीपक बोरा साहब हैं, इनसे मेरे सवाल हैं। जब पुलवामा कांड हुआ आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? पहलगांव तार हुआ आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? और जब बेटी मणिपुर में कपड़े के बिना घुमाई आपने चिट्ठी नहीं लिखी? और जिस राहुल गांधी पर आरोप लगा, मुझे दुख है, पता नहीं किसके दबाव में आप लोगों ने चिट्ठी लिखी। राहुल गांधी भारत का बेटा, जनता की बात उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री आज तक जनता के बीच में आकर नहीं बोल रहे हैं, कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, कोई मन की बात करके अलावा जन की बात नहीं कर रहे हैं। आपने चिट्ठी नहीं लिखी, सवाल तो पूछे जाएंगे नहीं। आपने दिखाया कि आप हमारे देश के 6 जगह राजनयिक रहे, तो कम से कम कहीं तो जमीर जिंदा हुआ। चुनाव वक्त रोज चोरी कर रहा है, आप चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं। हम सबूतों के साथ बता रहे हैं कि विदेशी मॉडल महिला वोट डाल रही है, आप चिट्ठी नहीं लिख रही हैं। हम कह रहे हैं तार हो रहा है लोकतंत्र, संविधान, आप चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं। कमाल कर दिया वोरा साहब, देश आपको भी देख रहा है, मुझको भी सुनना है। जब आपको एक रिस्पॉन्स पे मैं आगे बढ़ूंगा। देना, मैं तो इतना कहना चाहता हूं, इतना डरकर काम नहीं करना चाहिए, इतना डरकर काम नहीं। आप अफसर हैं, हमारे देश के अच्छे अफसरों में हैं, बट डर किस चीज का? क्या आपकी भी कोई फाइल खुली है? आपके पीछे भी कोई सीबीआई लगने वाली है? ये चिट्ठी अब क्यों लिखनी पड़ी? पूरा देश पूछ रहा आप लोगों से, जल्दी बताइए देश को। वोरा साहब क्विक। सब 140 करोड़ लोगों ने शायद हमारे इस नेता को बता दिया होगा कि हम सब पूछना चाहते हैं क्या हो रहा है। लेट्स गेट रियल अबाउट दिस। सर, आपका आक्रोश, आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया, मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं। मैंने सिर्फ यही बताने की कोशिश की है कि भारत की जो ताकत है, जो उसकी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अटैक मत करिएगा। ठीक है, अब शाजिया इल्मी आपके पास आना चाहते हैं। ये बंगाल के अंदर जो दीदी चिट्ठी लिख रही हैं, वो कह रही हैं कि खतरनाक स्तर पर भाई ये एसआईआर पहुंच चुका है। या आपके लोग भी वहां पे होंगे, कुछ पीएलओ आपकी तरफ वाले भी होंगे, कुछ टीएमसी की तरफ वाले भी होंगे। हमारे साथ मनोज काका बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के भी कुछ बीएलओ हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ टीचर्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। क्या आप लोगों को लग रहा है कि वो खतरनाक और चुनावी प्रक्रिया इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि खतरनाक होकर उसको रोक देना चाहिए? रामोहन जी, आपको, आपके जितने भी पैनलिस्ट मौजूद हैं, उन सबको नमस्कार, आदाब अर्ज़ है। और मैं सबसे तो यही कहूंगी कि देखिए, एसआईआर कोई डराने वाला, भेदभावकारी कोई कानून नहीं है। दुनिया के हर एक देश में ऐसा होता है। एक नेशनल रजिस्टर होता है, एक मैंडेटरी आईडी वेरिफिकेशन होता है, पॉपुलेशन को लेकर जो ऑडिट होते हैं वो होते रहते हैं। तो ये जो एसआईआर है, ये भी एक वैश्विक स्टैंडर्ड पर, आप सोचिए, एक बहुत ही ग्लोबल स्टैंडर्ड पर आधारित है। डेटा होना जरूरी है, डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है, और उसका डिजिटल वेरिफिकेशन। तो बड़ी आसान सी चीजें हैं, कि कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई लगातार हार रहा है, जनता उनको वोट नहीं देना चाहती, तो वो अपनी खैर मनाए, समझें। लेकिन इस तरह से जनता का जो मतदान रहा है, जो सोच रही है, और आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते, आप उनका निरादर नहीं कर सकते। ये सुनिश्चित करना होगा एसआईआर को कि जी घुसपैठिए जो है उनको चिन्हित किया जाए। वोट बैंक की जो नकली राजनीति है वो भी खत्म हो।
और ये देखिए अब बिहार को देखिए, 65 लाख बोल रहे थे, आपने सुना, मैंने सुना। शकील अहमद, मनोज सिंह काका मेरे साथ है, मैं उनके पास जाना चाहता हूं, फिर आऊंगा मैं क्या आपके पास शाजिया जी सुना होगा ना जी। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है आपके फ्रेम के साथ, हम उसको करेक्ट कराते हैं, इसके बाद शाजिया जी आपके पास आते हैं, आप भी दोबारा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। लेकिन मनोज सिंह काका जी, क्या ये समस्या बाकी राज्यों में उतनी खतरनाक नहीं है कि यहाँ के लोगों को चिट्ठी लिखना पड़े? मैंने अखिलेश यादव का ट्वीट पढ़ा बिहार चुनाव के तुरंत बाद, और उन्होंने कहा कि यहाँ कोई गड़बड़ी हम लोग जो पीडीए के ऑब्जर्वर्स हैं हम लोग नहीं करने देंगे, एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। क्या ये विश्वास एक राज्य की मुख्यमंत्री के अंदर नहीं होना चाहिए जिसके अंदर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पिछले कई वर्षों से काम कर रही? नहीं, देखिए, इंस्टीट्यूशन के प्रति तो सबको सम्मान रखना पड़ेगा, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति हम सबका भरोसा रहना पड़ेगा। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का कार्य है कि वो किसी राजनीतिक दल के का कार्य न करें, वो भारत के संविधान के प्रति और भारत की 140 करोड़ जनमानस है उसके मूल्यों के प्रति, और भारत में संवैधानिक जो मान्यता है, जो लोकतंत्र है, उसकी जड़ें और गहरी कैसे हों, उसके प्रति भारत के पूरा जो जनमानस है उसमें और समझ व्यापक कैसे हो, ये होना चाहिए। जो एसआईआर का लेके सवाल हो रहा, अभी जो 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा, 1 महीने का समय दिया गया, उसमें व्यवहारिक पक्ष का भी अध्ययन करना चाहिए। एक उत्तर प्रदेश में जो भी बीएलओ हैं वो 3 लोग हैं, या तो वो शिक्षा मित्र है, अनुदेशक है, या आंगनबाड़ी का है। उनके पास कितने कम संसाधन है, और आप 1 महीने का समय दिए और उनको कह रहे हैं कि एक घरों में 3 बार चले जाइए, वो संभव ही नहीं है। आप एसआईआर का, अगर मैं आपको कह दूं कि कौन सी वेबसाइट है, किस पर जाएंगे, कैसे एनिमरेशन फॉर्म भरेंगे, फिर 2003 वाली वोटर लिस्ट कैसे आप हासिल करेंगे, तो ये सब जो जटिल समस्या है। और जिस वोटर लिस्ट पर अभी देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं 2024 में, तब तक वो ठीक नहीं थी और उसके बाद वो खराब हो गई। अगर आप इस देश के 11-12 सालों से प्रधानमंत्री हैं, आप हमको वो डेटा दीजिए कि कितने आपने अवैध प्रवासियों को भारत से निकाला। हमारे तो अवैध प्रवासियों को जिस देश को हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार अपना दोस्त बताते रहे, वो हमारे प्रवासियों को किस तरह से कड़ी लगा के यहाँ डिपोर्ट किया, ये किसने नहीं देखा? कितना अपमानजनक तरीके से डिपोर्ट करा आपने, कितने लोगों को डिपोर्ट करा? सरकार से कहिए कि हमें जरा एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्रालय जरा उसका डेटा दे। साजिया जी से पूछिए क्या दिया। तो आपका जो पूरा इंटेंशन है, एसआईआर से पहले इन लोगों को कुछ पता नहीं होता। मैं फिर आऊंगा इस पे, लेकिन इस पे जरूरी है। एसआईआर से पहले, राम मोहन जी, एसआईआर से पहले जो लोग व्यवहारिक पक्ष जानते होंगे, वो एसएसआर होता है, स्पेशल समरी रिवीजन हर साल होता है। जो फॉर्म 7 होता है उससे डिलीशन ऑफ वोट हर साल होता है, और हर पार्टियों के लोग वो करते रहते हैं कि फला वोट की देहांत हो गई, फला वोट यहाँ से चला गया, उसका इस तरह से कर दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि ये जो एसआईआर है, इसका मीनिंग जो ये है, स्पेशल इंटेंशन जो इनका है, ये डिलीशन ऑफ वोट है। डिलीशन ऑफ वोट पीडीए समाज है, आदिवासी है, डिलीशन ऑफ वोट इनका स्पेशल इंटेंशन, डिलीशन ऑफ वोट बहुजन वर्ग का। मैं आ रहा हूँ, मैं इस पे मुझे काउंटर आपसे करना है, मुझे करना है, लेकिन शाजिया इल्मी पहले रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं, क्योंकि आपका सीधा सवाल उनसे था, इसलिए शाजिया रिस्पॉन्ड कीजिए। जी, अच्छा मनोज, फिर आ रहा हूँ, चिट्ठी पे फिर आ जाऊंगा, अभी मूल मुद्दे पे आते हैं, ठीक है? कर्जे में है, बेरोजगारी, चिट्ठी पे फिर आ जाऊंगा, पहले शाजिया की सुनिए। सामरिक स्थिति हमारे साथ खड़ा है। मैं आऊंगा विदेश नीति पे फिर बात करेंगे, विदेश नीति पे फिर बात करेंगे। अभी एसआईआर और वोट पे बात करते हैं, अभी एसआईआर और वोट पे बात करते हैं। विदेश नीति की डिबेट फिर किसी दिन आपके साथ, फिर किसी दिन। शाजिया इल्मी, क्विक जी क्विक। देखिए, अब मैं भाई साहब को बता दूं, सपा के हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बिहार में हमने देखा, ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट, क्या कुछ नहीं हुआ, कितने पिटिशनर्स थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, फिर बाकायदा मतदान हुआ, उससे पहले वेबसाइट में सारे डिटेल्स डाले गए। फिर शकील अहमद, जो उनके कांग्रेस के ही वो है बड़े सीनियर लीडर, जिन्होंने रिजाइन किया, वो कह रहे थे 65 लाख की चोरी की बात कर रहे हैं, अभी भी बात कर रहे थे ये भाई साहब। अब 65 लाख के 65 लोग तो होंगे ना जो बोलते कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है। आप हजारों को छोड़िए, लाखों को छोड़िए, 65 लाख लोगों के बजाय 65 लोग को भी ला नहीं पाए। ये आपके खुद के मंत्री, आपके खुद के सीनियर लीडर्स बोल रहे हैं और रिजाइन कर रहे हैं। तो कब तक चलेगा ये? क्या आपको यकीन है? और आपके इस तरह से आपके ममता दीदी के, सपा के जो पूरे हाव भाव हैं, जो हाव भाव हमने आरजेडी में भी देखे, क्या ये माना जाए कि जो 65 लोग जिनका डिलीशन हुआ है, कुछ उसमें मृतक होंगे,
किसी ने सराहना, कोई ट्रांसफर हुए होंगे, लेकिन अगर जिंदा थे तो वाकई में वो घुसपैठी थे, क्यों नहीं सामने आए, क्यों नहीं आपने एफिडेविट दिया? तो क्या वाकई में ममता दीदी को रिपोर्ट कर रही हैं? जरा मुझे बताइए, जरा इनसे पूछिए कि आपने किस कहां उनको डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ है, जरा इसका डेटा दीजिए। आप 65 लाख लोग को, क्या वो भारत के नागरिक नहीं? उन्हें कब आप डिपोर्ट कर रही हैं? ये इस तरह से ये कितना विभाजनकारी आपके शब्द हैं कि अपने ही नागरिकों को घुसपैठिया बता देना, अपने ही नागरिकों को एक बड़े वर्ग को, एक बड़े वर्ग को अपमानित कर देना, ये साझा कोई सवाल है? आप एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे। का दारोमदार मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए मुझे, एक वेबसाइट बता दीजिए 2003 की वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करी जाएगी, ये आप बता नहीं पाएंगे, आपको कोई जानकारी नहीं है। जिसके नाम पे आपके दिल में इतना दर्द हो रहा है, ये बता दीजिए भाई साहब, क्या पूरी की पूरी जीत का दारोमदार जो आप सोच रहे थे, आपकी पूरी की पूरी जो भी पॉलिटिक्स है वो घुसपैठियों पर ही आधारित है? अगर उनके नाम मिटाए जा रहे हैं तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आप ये कह रहे हैं, आप क्या बताइए कह रहे हैं, आप अपने गृह मंत्री के भाषण को तो ठीक से देख के आती, उन्होंने कहा अरे भैया गृह मंत्री की बात नहीं है, एसआईआर की बात है। तो आप बताइए कितने घुसपैठियों को सरकार ने पकड़ा? आप कंफ्यूज है भाई साहब, अगर आप जितने भी कंफ्यूज हो, मैं आपको कंफ्यूज करने नहीं दूंगी। जिम्मेदारी है कि उन्हें, भाई साहब आप कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। अगर देश में घुसपैठ हो रहा है चलेगा नहीं भाई साहब, नहीं चलेगा भाई साहब, हो गया वो दिल्ली जैसी जगह तो ब्लास्ट हो गया। ये किसका, ये जहर जो चलते रहते हैं ना, ठीक है, ये भारतीय सफलता है। इन सवालों का जवाब दीजिए बस। मुझे तौसीफ खान के पास अब जा रहे हैं। घुसपैठ हो रहा है तो अमित शाह की असफलता है कि विपक्ष की असफलता है? साधारण और मोटा सवाल है। ठीक है, मुझे तौसीफ खान के पास जाना है। शाजिया मैं आपके पास लौट कर आता हूं। तौसीफ खान भाई, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कई और राज्यों में चल रहा है, और राज्यों की डिटेल बता के मैं समय जाया नहीं करूंगा। ऐसा क्या खतरनाक होने जा रहा है बंगाल में जिसकी वजह से दीदी को चिट्ठी लिखनी पड़ गई चुनाव आयोग को? कि सब कुछ सारा खतरनाक केवल बंगाल में ही हो रहा है? सारी चुनावी प्रक्रिया इस स्तर पर पहुंच गई है कि इसको रोक देना पड़ेगा। ये केवल बंगाल में ही ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो बांग्लादेश के बॉर्डर पर भीड़ बढ़ने लगी है। देखिए राज्य की मुख्यमंत्री बार बार इलेक्शन कमीशन से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कह रही हैं, और अभी कल तो उन्होंने फ्रेश एक पत्र भी लिखा ज्ञानेश कुमार को कि भाई आपने ये जो एसआईआर का प्रोग्राम रखा, उसमें जो आपने टारगेट दिए वो अचीवेबल नहीं है, वो इनह्यूमन है। आखिरी दफ़ा बंगाल में एसआईआर हुआ था 2002 में, चुनाव हुए थे 2006, 3 साल, लगभग 3 साल का उस वक्त टाइम मिला था एसआईआर को करने के लिए। अभी ये कह रहे बस कुछ ही महीने में एसआईआर कंप्लीट करके दे दो। जिन ऑफिसर्स को जिम्मेदारी दी गई है बीएलओज, उन वो लोग जो है आए दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो टारगेट दिया गया है वो जो है अचीवेबल नहीं है। वो उन्हें अपना डेली का काम भी देखना है और उसके बाद में जाकर के वोटर को वेरीफाई करना है। वोटर्स जो कि अपनी जो डेली की काम रोजगार करेंगे या वो घर में बैठे रहेंगे कि बीएलओ आएंगे वेरीफाई करने के लिए? वोटर्स कौन है? तो जो किसान है, जो मजदूर है, अभी वो चावल की, धान की खेती हो रही है, हार्वेस्टिंग हो रही है, अभी वो आलू की हार्वेस्टिंग हो रही है पूरे दिसंबर, मिड दिसंबर तक। तो बिल्कुल टाइट शेड्यूल है उनका। इस चिट्ठी में आपने एक मिनट तौसीफ खान ये बताइए कि देखिए कहां धान की खेती हो रही है, कहां आलू की खेती हो रही है। मुझे एक बात बताइए, ये पूरे देश के किसान काम करते हैं और पूरे देश के किसान कम से कम 8-10 महीने लगातार मेहनत करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल बंगाल के किसान मेहनत कर रहे हैं, यूपी का किसान भी मेहनत कर रहा है, बाकी राज्यों का किसान भी मेहनत कर रहा है और वो भी खेतों पे है। बाकी सारे लोगों के भी अपने अपने काम है, कोई मजदूरी करता है, कोई मेहनत करता है, कोई कहीं जॉब करता है। ये तो पूरे देश में हमेशा रहेगा। मेरा पॉइंट ये है, क्या आपने स्पेसिफिक लिखा कि 15 दिन बढ़ा दिया जाए? क्या आपने स्पेसिफिक लिखा कि 2 महीना बढ़ा दिया जाए? क्या आप एसआईआर के खिलाफ है? एसआईआर को आप खतरनाक बता रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि बीएलओ पे प्रेशर ज्यादा है तो उसे 15 दिन और दे दीजिए चुनाव आयोग जी? ये तो मैं मान लेता कि ममता दीदी कह रही हैं कि भाई 10-15 दिन और दे दीजिए, महीना भर और दे दीजिए, वो कर लेगा। लेकिन ये खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, ये डेंजरस हो गया है। इसके पीछे की मंशा क्या है, ये तो क्लियर कीजिए। पत्र में स्पेसिफिक लिखा गया है कि आंगनवाड़ी का वर्कर जो कि बीएलओ की जिम्मेदारी की, उन्होंने कल सुसाइड किया। इसके पहले भी जो बीएलओ ऑफिसर्स हैं उन्होंने सुसाइड किया। इसके पहले भी पिछले हफ्ते और उसके पहले वाले हफ्ते में जब से एसआईआर का प्रोसेस हुआ, बीएलओज जो है वो खड़े होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अगर वो बैठ करके डेटा एंट्री का काम करते हैं तो सर्वर डाउन होता है।
और ये इतने ह्यूमंगस serious टास्क बात है ममता घर बनर्जी घर में के जाके लिए। वो कब जाए? वो शनिचर रविवार और रविवार और शनिवार को जाएंगे घर में वेरीफाई करने के लिए, तो बीएलओ को छुट्टी नहीं मिलता। मंडे टू फ्राइडे जो है वो सब अपने अपने ऑफिस में लगे हुए। इम्प्रैक्टिकल बात है, जो काम को किया नहीं जा सकता। और इसका खामियाजा क्या होगा कि जो वोटर लिस्ट प्रिपेयर होगा, जो वोटर लिस्ट प्रिपेयर होगा उसमें जो है, मैं इतनी देर की डिबेट से एक बात ये समझ पाया, मैं इतनी देर की डिबेट से ये समझ पाया एक बात कि भाई जितना बड़ा बवाल आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके पीछे आप लोगों की समस्या प्रोसेस की ज्यादा है। अवधेश कुमार जी, प्रोसेस की आप लोग समस्या ज्यादा बता रहे हैं कि 2003 की लिस्ट नहीं मिल रही, बीएलओ के ऊपर काम ज्यादा पड़ गया, उसकी क्षमता इतनी नहीं है कि वो इतने जल्दी कर पाए, उसकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है, ये बात आप लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चुनाव आयोग को इस चश्मे से देखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि वो सब कुछ गड़बड़ कर रहा है? अगर आप प्रोसेस से इत्तेफाक नहीं रखते, प्रोसेस पर सवाल उठाकर समय मांग सकते हैं, और अगर ना हो तो उस पर आपके साथ में भी खड़ा रहूंगा। बट आप कहते हैं भाई चुनाव आयोग हमारा वोट डिलीट कर रहा है, चुनाव आयोग इसका वोट डिलीट कर रहा है। क्या टीएमसी के कुछ लोग बीएलओ नहीं है क्या? तौसीफ खान, बीजेपी के रिक्वेस्ट आ रहा है नहीं। मैं अब आपको बता दूं, रूल ये था कि एजेंट्स जो दिए जाएंगे बीएलओ के साथ, जो एजेंट्स रहेंगे पार्टी का, वो उसी वोटर होना चाहिए उसी इलाके का जहां का वो बीएलओ होगा। बीएलओ जो होंगे वो उसी इलाके के होंगे। बीजेपी पार्टी के पास में एजेंट नहीं है कितनी सारी जगह में कि वो बीएलओ के साथ में अपना बीएलए लगा दे, इसलिए बीजेपी ने रिक्वेस्ट किया चुनाव आयोग को कि ये रूल को बदल दीजिए, और चुनाव आयोग ने रूल को बदल दिया। चुनाव आयोग को जो बीजेपी बोलेगा वो वही करेगी। तो यानी कि जो वोटर लिस्ट जो प्रिपेयर हो रहा है, भाई बीजेपी के नेता बोलते हैं ना कि 1.25 करोड़ वोटर लिस्ट जो है हम लोग हटा देंगे, नाम डिलीट कर देंगे, तो ये प्रिपेयर हो रहा है बीजेपी के ऑफिस में, वो भेज दिया जाएगा। शाजी अलमी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर अवधेश जी के पास मुझे जाना है। शाजी अलमी, देखिए सुनिए, सबसे पहले तो तौसीफ खान इस बात का जवाब दे। आप जो बात करते हैं, एक मिनट तौसीफ जी, शाजी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इलेक्शन की फेयर इलेक्शन तो ये रहा नहीं, ये फेयर इलेक्शन तो नहीं रहा। और हमारी ये तो बंधुआ मजदूर है भाई, बहुत बीजेपी की बंधुआ मजदूर है। बात का मैं रिबटल देना चाहूंगी बहुत ही तार्किक तौर पर और तथ्य के आधारों पर। तो तर्क और तथ्य के आधार पर मैं तौसीफ भाई की बात का जवाब देना चाहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तौसीफ भाई मेरी बात को सुनेंगे और अपनी बात को मेरे रुख को सामने रखने देंगे। हमारी ये मांग है और ये भाजपा की तरफ से मांग है कि चुनाव आयोग अपने अधिकारियों को पूरी सुरक्षा दे। क्यों हुआ ये बीएलओ, ये जो खुदकुशी की बात कर रहे हैं, ऐसा किस तरह का उसके ऊपर प्रेशर था, इसकी जांच हम चाहते हैं हो। ये बहुत ही सीरियस और सवाल है। घुसपैठ प्रभावित जिलों में जो जितने भी जिले हैं, एसआईआर की स्वतंत्र निगरानी हो। हमारी भी डिमांड है ये एसआईआर के कमीशन से, सुन लीजिए आप। और टीएमसी के नेताओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जो एसआईआर को, जो कोर्ट मैंडेटेड प्रक्रिया है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी और उससे बड़ी बात, आपको क्या, आप तो बड़े नहीं, टीएमसी क्यों बदलवाया? आप हैं बीएलए का रूल वोटर होना चाहिए। बीएलओ तो आप बीएलओ से तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। बीएलए भी तो होंगे, कार्डर्स भी तो होंगे। आप तो कह रहे हैं आप तो जीतने की कगार पर हैं, तो आपके पास कार्डर्स नहीं है, आपके पास अपने बूथ लेवल एजेंट्स नहीं, इलेक्शन को बूथ लेवल एजेंट्स भी तो कुछ कर सकते हैं। तो उनके बारे में क्या कहना है आपको? अगर वाकई में कहीं गड़बड़ झाला है तो पूरा जो चेक्स एंड बैलेंसेस का पूरा सिस्टम है, आपके लोग हैं। या तो आप कहना चाह रहे हैं कि आपके कार्डर्स भाग गए, बूथ लेवल के एजेंट ही भाग गए, या तो आप मान रहे हैं। अगर ये बात मान रहे हैं तो जाहिर से आप हारेंगे। जब आपके पास बीएलएस ही नहीं है, कार्डर्स ही नहीं है, तो आपके वोटर्स कहां से आएंगे भाई? यानी कि आप पूरी तरह से हार रहे हैं और अभी से आप इस समा बांध रहे हैं, क्योंकि बीएलएस जो है और बीएलओ मिलकर ही देखते हैं क्या होता है। तो बेवकूफ बनाइए नहीं। दूसरी बात, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सबने देखी है, बिहार में तो मारा जा सकता था, बड़ी जल्दी हो रही है। यहाँ तो बहुत लंबा आपको टाइम मिला है, इसमें तो आपके पास कोई भी जरा सा भी कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर आपको वाकई में तकलीफ है और आपकी जीत का, संभावित जीत का दारो मदार और वो घुसपैठियों के वोट हैं, तब तो बहुत फिक्र की बात है। तब समझ जाइए भाई, अवधेश जी इतना भारत में से भारतीय लोग वोट देंगे। एक मिनट जगदीश जी, आ रहा हूं आपके पास। पहले अवधेश जी और पंकज जी दोनों को मैं इन कराना चाहता हूं इसमें। अवधेश जी, ये समस्या की रूट क्या है? इस समस्या की जड़ क्या है? क्यों इतनी एग्रेसिव है ममता बनर्जी बंगाल के अंदर? देखिए, बंगाल के मतदाताओं के बारे में जो शोध सामने आया है उसके आधार पर यह लगभग पुष्ट है और अनेक शोधकर्ताओं ने कहा है कि जो वहाँ की मतदाता सूची होनी चाहिए
उसमें 1,04,00,000 ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम उसमें होना ही नहीं चाहिए। अब इसको ऐसे सिद्ध कर सकते हैं कि 2004 की सूची में 4,74,00,000 मतदाताओं के नाम थे, और अगर प्राकृतिक मृत्यु दर, उम्र के आधार पर जो चीज़ें होती है, और जो 18 वर्ष होने के बाद जो नाम जुड़ना चाहिए 1886 से 2006, क्योंकि 2006 का लास्ट है, तो कुल मिलाकर के 6,57,00,000 मतदाताओं का होना चाहिए नाम। 7,61,00,000 दर्ज है। तो ये 1,04,00,000 ऐसे कौन लोग हैं जिनकी मतदाता सूची में नाम है जो होना नहीं चाहिए? उसमें से ज़्यादातर लोग मर चुके होंगे इतने सालों के अंदर, फिर भी उनके नाम चल रहे हैं। तो ये बहुत हैरत का विषय है, और इस पर अच्छी अच्छी रिपोर्टें छप गई हुई है। तो जाहिर है कि अगर इस आधार पर वहाँ चुनाव जीता जा रहा है तो फिर तो इसको स्वीकार करना नहीं है SIR को। दूसरी बात, इतने राज्यों में हो रहा है, कहीं भी कोई BLO की आत्महत्या नहीं किया है। वो आत्महत्या है या जिन लोगों का नाम मतदाता सूची से हटना है, अब तक अवैध रूप से थे, उन्होंने उनकी हत्याएं कर दी हैं या उनको टांग दिया है मार के, इसको तो बंगाल की पुलिस के हाथ में है। ये कौन जानता है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आपने मार के और चिट्ठी लिख दी है? वहां तो विरोध में वोट देने वाले की हत्याएं होती है, उनका घर जला दिया जाता है, सामने उनको काट दिया जाता है, जो हालत हो गई है। NIA और ED और छापा मारने जाती है, उस पर अटैक होता है, खदेड़ा जाता है, और सेंट्रल पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ता है वहां। तो बंगाल की विचित्र स्थिति है। अब आप दिखा रहे हैं कि सीमा पर लोग हैं, वो BSF वाले को कह रहे हैं कि हमको उस पार जाने दो, और एक कड़ी घुसपैठी है ही नहीं। आप जो ये पूछ रहे थे तीसरी बात कि भाई आप हैं तो घुसपैठ हो क्यों रहा है, बात सही है, सरकार से पूछा जाना चाहिए घुसपैठ क्यों है। लेकिन 27 मार्च 2025 को गृह मंत्री ने संसद में कोई बयान दिया है, बाहर नहीं दिया है। अगर वो गलत है तो आप संसद पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला सकते। उन्होंने 2 बातें कही है कि देश में जहां भी बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, उनके पास से ज्यादातर के 24 परगना के आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं? सेकंड, उन्होंने आंकड़े दिए हैं कि बांग्लादेश से लगी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है, जिसमें 1653 किलोमीटर पर बाड़ लगाया जा चुका है। 112 किलोमीटर ऐसा है जो ऐसी दुर्गम स्थितियां हैं कि लगाई नहीं जा सकती, लेकिन 453 किलोमीटर जो बचता है उसके लिए बंगाल के अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है। उनको पत्र लिखा जा रहा है कि यहाँ लगाने दीजिए, आप जमीन दीजिए। थोड़ी बहुत जो जगह है उसमें लगाने जाते हैं तो वहाँ मजहबी नारे अल्लाह अकबर और बाकी करके लगाने नहीं दिया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि कैसे होगा, तो आप घुसपैठ करा देंगे और केंद्र सरकार पर आरोप लगाएंगे। तो ये स्थिति बहुत भयानक है। बिहार में 68,66,00,000 लोगों का नाम हटा है। ध्यान से सुनिए। अब मुझे बताइए, लेकिन उसमें से एक आदमी नहीं कहने आया कि हमारी वोट चोरी हो गई और हमारा हुआ है। पंकज जी, पश्चिम बंगाल की ऐसे पंकज शर्मा जी को लेकर आइए, फिर मैं उसका इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। राम मोहन, मैं लास्ट लाइन, हाँ, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा। अगर इसको स्वीकार नहीं करती है ना, तो जो वोटर सूची जारी होगा उसी के आधार पर मतदान होगा। ये उनको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है पंकज शर्मा जी, क्या ये रियल प्रॉब्लम है जो अवधेश जी जिसकी तरफ चिन्हित कर रहे हैं कि भाई आपको वोटर लिस्ट ठीक होने से दिक्कत क्या है? कार्यकर्ता सबसे ज्यादा आपके, BLO भी जाहिर बात है कि TMC के सबसे ज्यादा होंगे, और जितने भी कर्मचारी हैं वो भी आपके हाथ में, तो कोई गड़बड़ भी नहीं करेगा, आपकी सबके ऊपर नजर है। तो फिर वोटर लिस्ट सुधरने से तकलीफ क्या है? जो अवधेश जी कह रहे हैं वो बात ठीक है क्या? देखिए, SIR खूब करिए, शादिया इल्मी जी की पार्टी SIR कराए, कौन रोकता है? मतदाता सूचियों का गहन परीक्षण हो, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सरकार की मंशा पर, आपत्ति इस बात पर है कि ये प्रक्रिया ताबड़तोड़ पूरी करने की क्या जरूरत है, इसके लिए पर्याप्त समय देने में सरकार को ऐतराज क्या है? अगर इस तरह से होगा तो सवाल तो उठेंगे। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि कहा जा रहा है कि BLOs को मारकर लटका दिया गया। BLOs ने आत्महत्या नहीं की, मारकर लटका दिया गया। देखिए किस तरह का विमर्श गढ़ने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में SIR होगा, तमिलनाडु में होगा, मगर असम में नहीं होगा। चुनाव तो असम में भी है ना। ये ज्ञानेश कुमार कोई पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं है, ये 26वें हैं। इनसे पहले भी 25 रहे हैं। SY कुरैशी जी रहे, वो क्या कह रहे हैं निर्वाचन आयोग के बारे में, उनकी कोई बात क्यों नहीं सुनता? OP रावत जी रहे 2018 में,
तो मोदी जी की सरकार आने के बाद बनाए गए। वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा? राजीव कुमार जी अपने कार्यकाल में क्या क्या करके गए कुछ पता नहीं। पिछले 8 महीनों से उनको किसी ने देखा नहीं है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के लिए समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रहेंगे। लेकिन उसी साल नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने संसद में कानून बनाकर ये फैसला कोई फैसला नहीं दिया है, ये बिल्कुल प्रधान न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री रहेंगे। राम मोहन जी, सुप्रीम कोर्ट ने कब फैसला दिया था बताइए? पहले कैबिनेट कमेटी नियुक्ति करती थी इलेक्शन कमीशन की, प्राइम मिनिस्टर उसमें मुख्य होते हैं। पहली बार एक व्यवस्था की गई जिसमें विपक्ष के नेता को शामिल किया गया, और कैसा इकोसिस्टम झूठ फैला रहा है। दूसरी बात, चुनाव आयोग ने 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक का समय तय किया है। 3 महीने 10 दिन का, ये 1 महीने का नहीं है। ये पंकज जी जो बता रहे हैं इनको ध्यान रखना चाहिए। पंकज जी 28 अक्टूबर से 7 फरवरी तक का समय है, और 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक BLA और BLO की ट्रेनिंग कराई गई है, और 99% से ज्यादा फॉर्म बांटे जा चुके हैं। सरकार तो इस बात के लिए भी तैयार नहीं है। भाई इसमें सरकार कहां से आती है? चुनाव आयोग का काम है। आप लोग सरकार चिल्लाते हैं। इस पर भी नहीं है। मतदाता सूचियों में गड़बड़ी होती है तो निर्वाचन आयोग बैठा रहता है। पंकज जी देखिए, इसको जनरलाइज मत कीजिए, इसको जनरलाइज मत कीजिए। देश के लिए ये ठीक बात नहीं। मुझे एक बात कहनी है, मुझे एक बात कहनी है। आप जिस चीज को जनरलाइज कर रहे हैं वो इतनी सामान्य चीज नहीं है जिस बारे में आप ऐसे सब कुछ कह देंगे भाई चुनाव आयोग ये कर रहा है, चुनाव आयोग वो कर रहा है। आपका अगर बिहार की वोटर लिस्ट गड़बड़ थी तो वहां तेजस्वी यादव का बड़ा कैडर है ना, भूमिका है। वहां तेजस्वी यादव का बड़ा कैडर है। आरजेडी बड़ी एग्रेसिव पार्टी, शिकायतों पर कोई ध्यान देने वाला आक्रामक चुनाव लड़ते हैं। शिकायतों की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। कितनी शिकायतें लेकर आए, कितनी शिकायतें लेकर आए? आपकी नजर में केवल शिकायतें हैं कि कागज पर शिकायतें? हमारा वोट कितने कागज पे शिकायतें हैं? कितने लोग आप शिकायतें लेकर पहुंचते हैं? एक आदमी नहीं आया। 68,66,000। अब समस्या ये है कि आप मेहनत ग्राउंड पर करेंगे, और मैं मनोज काका को इसमें इन कराना चाहता हूं, इसलिए कि पंकज शर्मा जी मैं बहुत माफी के साथ कहना चाहता हूं, मैं मनोज काका को इसमें इसलिए इन कराना चाहता हूं कि ये जो है ये ग्राम प्रधान का, पंचायत का चुनाव भी लड़वाते हैं लोगों को, जिला पंचायत का चुनाव भी लड़वाते हैं, विधानसभा और लोकसभा तो आगे की बात है। मुझे एक बात बताइए मनोज का, जी, क्या ये एक तरफा सारे BLO कर देंगे पश्चिम बंगाल के कि भाई सारे नाम काट दीजिए, सारे नाम हटा दीजिए, और वो एक तरफा सारी चीज चली जाएगी? आप लोग तो पंचायत का चुनाव भी लड़ते हैं ना, वो ताकत के साथ लड़ते हैं। आपको मालूम होता है किस घर में कितना व्यक्ति। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति से कि जो केवल सपा का प्रवक्ता नहीं है, जिसको मैं देखता हूं कि वो कैसे वोट घटते हैं, कैसे वोट जुड़ते हैं, उस प्रक्रिया को समझता है। देश के लोगों को सही बात बताइए बस। देखिए, आपका इतना बड़ा मंच है, जो वही बात मैंने उसके व्यवहारिक जो पक्ष है SIR का, उस पर मैंने सवाल किया कि भाई जो SIR करने वाले लोग हैं, जो BLO होते हैं, वो 3 ही लोग होते हैं, या तो शिक्षा मित्र होता है, या अनुदेशक होता है, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है। इन तीनों के पास संसाधन क्या है? एक ग्राम सभा में अगर आप देखें तो कई ऐसी ग्राम सभाएं हैं जहां 3-3 हजार घर हैं, 3-3 हजार घर हैं, 10-10 हजार वोटर हैं, बहुत ऐसे जगह हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक ही महीने में 3 बार जाएंगे आएंगे? और जो अरे भाई उसी का तो जवाब मैं आपको दे रही हूं, उसको कैसे वो फाइंड आउट करेंगे? और BLO की तादाद भी तो बताइए। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए। इसका और जो दूसरा बीजेपी ये कहती है कि ये घुसपैठियों को हम हटा रहे हैं वोटर का, उसको ये पता नहीं है कि जो डिलीशन ऑफ वोट होता है वो 7 फॉर्म नंबर 7 से हमेशा होता रहता है। SSR भी होता है। SIR से पहले SSR एक जो प्रक्रिया है जो वोट के करेक्शन और डिलीशन की होती है फॉर्म 7 से, वो लगातार होती रहती है। वो लगातार होती रहती है। तो वो देश के मुख्य निर्वाचन आयोग पर सवाल इसलिए खड़े किए जा रहे हैं कि हमें ये बताए, सरकार ये बताए, आप बताइए, जो लोग बौद्धिक हैं वो बताएं, समाजवादी पार्टी जानना चाह रहे कि इस देश में कब ऐसा हुआ
कि ड्यूरिंग द इलेक्शन कमीशन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हो और आप मतदाताओं के हाथों में पैसे दे रहे हैं। बिहार के विधानसभा में एक विधानसभा में 60,000 लोगों को जब आप ड्यूरिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप जब पैसे दे रहे हैं तो गिव एंड टेक हुआ है। ये सीधा सवाल है। मैं शाजिया इल्मी के पास जा रहा हूं, लेकिन एक बात कहते हुए एक मिनट मुझे बताइए, मुझे एक बात बताइए मनोज काका मैं एसआईआर पर अखिलेश यादव के उस स्टैंड के साथ था कि भाई हम लोग गड़बड़ी नहीं होने देंगे। वही बात कमोबेश आप कर रहे हैं। बिल्कुल मैं जगदीश जी के पास भी जाऊंगा, शाजिया जी के पास। मुझे बस एक बात बताइए नहीं, अगर नहीं या तो आप बताइए हमारे एक भी वोट नहीं कटने हमारे शाजिया इल्मी के पास जाना है, लेकिन मेरा पॉइंट समझिए आप, मेरा पॉइंट समझिए। एक मिनट बीजेपी के लोग तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार ये कह दिया है कि वो बीजेपी के लोग इतने फर्जी फ्रॉड होते हैं कि बूथ पर वो आधार बना देते हैं और वही इपिक नंबर। अब सबसे ज्यादा फ्रॉड बीजेपी का अभी बीजेपी के राकेश सिन्हा का 6 महीने पहले वोट दिल्ली था और अब दूसरा हो गया, तो सबसे ज्यादा फ्रॉड तो भारतीय जनता पार्टी में। एक मिनट मनोज शाजिया इल्मी रिस्पॉन्ड कर रही है। अब आप स्टूडियो में रहने का ज्यादा फायदा मत उठाइए प्लीज। आपकी आवाज रुकेगी नहीं ना, पर बहुत खर्चे लगते हैं में, हम लोग गांव गरीब के लोग हैं। बिल्कुल शाजिया इल्मी को बोलने दीजिए। जी प्लीज। हाँ मैं मनोज भाई, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि तर्क और कुतर्क का क्या अंतर है। हाँ बिल्कुल। तर्क जब भी दिया जाता है तथ्यों के साथ दिया जाता है, तथ्य आपके सामने पेश किए गए। अब आप बता रहे हैं कि क्या डेफिनेशन है और क्या क्वालिफिकेशन है बीएलओ की, वो आपने बताया। ये तो डेफिनेशन हर जगह है। आपने इसका जवाब नहीं दिया कि आपके कार्डर्स और आपके बीएलएस क्या करेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि भाजपा के जो एजेंट्स हैं वहां जाकर बनवा देते हैं, तो यानी कि आप इस बात को मान रहे हैं कि हमारा बीएलए क्या करेगा, ये जवाब ले लीजिए आपने। करिए कायदे से बात करते हैं, जल्दी कायदे से बात करते हैं। आपके सारे सवालों का जवाब दे रही हूँ ना एक एक करके। तो अगर एसआईआर हो रहा है, उसमें एड्रेस मांगा जा रहा है, उसमें बायोमेट्रिक ली जा रही है और क्रॉस डेटाबेस वेरिफिकेशन हो रहा है, तो आपको तो इस बात को बिल्कुल आपको खुश होना चाहिए। अगर आपको इतना तीसरी जरूरी बात, किसी का बायोमेट्रिक नहीं लिया जा रहा, किसी का बायोमेट्रिक नहीं लिया जा रहा। बायोमेट्रिक आपने इतना बड़ा झूठ आपने बोल दिया, आपको पता ही नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ आप व्यवहारिक पक्ष नहीं जानती, आप गाँव में नहीं रहती है। ठीक है, आपको जो व्हाट्सएप और सिटी पे बैन दे दिया जाता है उसको उद्धृत करना पड़ना आपकी जिम्मेदारी है। आप देखिए व्यवहारिक पक्ष नहीं जानती है। हम तो कह रहे हैं कि आप बायोमेट्रिक लीजिए, लेकिन मैं कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक लीजिए। और मनोज काका मेरे पास समय आज इतना ही है, लेकिन मैं इतना विस्तार से बता देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। ठीक मेरे पास आज डिबेट के लिए आज मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन रिपब्लिक भारत के दर्शकों को ये जानना चाहिए कि मैं व्यवहारिक पक्ष जानता हूं, व्यवहारिक पक्ष को भी समझता हूं और यह भी जानता हूं कि अगर दोनों पार्टियों के लोग समानांतर काम करते हैं तो 4 वोट भी नहीं घटाए जा सकते गलत तरीके से। 1 वोट भी गलत तरीके से नहीं घटाया जा सकता, और अगर घट जाए तो उसको जुड़वाना भी इतनी बड़ी बात नहीं है। यह भी मैं व्यवहारिक पक्ष के आधार पर बता रहा हूं। इसलिए एसआईआर पर शोर ज्यादा हो रहा है, सियासत ज्यादा हो रही है। जमीनी सच्चाई यह है कि अगर कार्यकर्ता लड़ते हैं तो वोट कटते नहीं। इसी के साथ महाभारत में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने।